जय हिंद। स्वागत है आपका इस टॉपिक सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बंगाल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सक्सेसर स्टेट के बारे में। मैंने पहले वाले लेक्चर में वीडियो में बता चुका था कि सक्सेसर स्टेट कौन है। तो सक्सेसर स्टेट में तीन नाम आता है: बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल जो है वो 1717 में मुर्शिद कुली खां के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अवध जो है वो 1722 में शहादत खां के द्वारा। हैदराबाद जो है वो 1724 में निज़ाम उल मुल्क द्वारा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। हम आज पढ़ेंगे बंगाल के बारे में कि बंगाल जो है वो बंगाल का हिस्ट्री क्या है। और ये हिस्ट्री के क्रम में जो भी है ये टर्म है, इस टर्म को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। बंगाल जिस टाइम ये 1717 में, अभी के जो राज्य है उसमें कौन कौन से हैं? तो बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, ये सभी को मिलाकर ये पूरा का पूरा जो है वो बंगाल पहले का कंसिस्ट करता था। अभी जो बंगाल है ये सिर्फ इतना तक रह गया है। अगर इसके बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन दे तो बंगाल बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था 1922 में, सॉरी 1912 में। वेस्ट बंगाल तो है ही। बांग्लादेश अलग हुआ था, एक अलग सा देश ही बन गया था। पहले बांग्लादेश जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था। उड़ीसा जो है वो 1936 में जो है वो बिहार से अलग होकर बना गया था, एक अलग सा राज्य बना था। तो ये है बंगाल। अब इस बंगाल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। तो बंगाल के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। बंगाल जो था सबसे फर्टाइल लैंड था यहाँ का। फर्टिलिटी रेट जो था, यानी कि जो फर्टाइल लैंड था, वो फर्टाइल लैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसके वजह से एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छा होने से, क्योंकि फर्टिलिटी ज़्यादा था, और इससे होने से रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा मिलता था, और रेवेन्यू ज़्यादा होने से यहाँ पे जो इंडस्ट्री है या कॉमर्स है वो भी बहुत अच्छा तरह से डेवलप था। और इसी की वजह से रिचेस्ट प्रोविंस इसको कहा जाता है। वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस में आता था बंगाल। और इसके फाउंडर कौन है पहले बता चुके हैं, ये मुर्शिद कुली खां। और 1717 में इसको दिया गया था। और ये किसके द्वारा प्रमोट किया गया था? तो गवर्नर के तौर पे इसको बनाया गया था, या सूबहदार भी कहते हैं इसको, सूबहदार। क्योंकि प्रोविंस को सूबह बोला जाता है, इसीलिए इसको सूबहदार बोला जाता है। सूबहदार। प्रोविंस का जो राजा होगा वो कौन होगा? सूबहदार होगा। इसलिए इसको सूबेदार या गवर्नर के रूप में इसको नियुक्त करता है। तो नियुक्त कौन करता है? तो ये है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर जो है वो इसको नियुक्त करता है। अभी बता दिए हैं। इसमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और बिहार मिलाकर पहले का जो था वो था बंगाल कहलाता था। और आज अलग अलग स्टेट है, और बांग्लादेश जो है वो एक कंट्री। तो इसके बारे में हम इस चीज में देखें। इससे पहले एक और चीज अगर हम देखें कि उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे, यानी कि जो रूलर हुआ करते थे, उसमें दो नीतियां चलती थी, दो पॉलिसी वगैरह चलती थी। जैसे कोई अगर रूलर है, कोई रूलर है, जैसे मुगल का ही देख लेते हैं। मुगल का जो रूलर था, तो इसको क्या मिलता था? नजराना मिलता था। नजराना या पेशकश हम कह सकते हैं। पेशकश यानी साल में एनुअल पेमेंट होता था, एनुअल पेमेंट। और इसके वजह से जो एनुअल पेमेंट देता था, इसके वजह से दो छूट मिलता था। एक निजामत और दूसरा था दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स। निजामत क्या होता था? सिविल एडमिनिस्ट्रेटर था।
सिविल एडमिनिस्ट्रेटर। और दीवानी राइट्स क्या था? फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटर। यानी पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब, ये सब दीवानी राइट्स में आएगा। इस चीज का जिक्र हम लास्ट में भी करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में। अभी हम समझते हैं कि जो भी अगर बंगाल में इसको बनाया गया है मुर्शिद कुली खां के द्वारा, तो मुर्शिद कुली खां जो मुगल एम्परर थे, कौन उस टाइम? फरूक सियर। और फरूक सियर को क्या देगा? नजराना देगा, नजराना, या उसको कह सकते हैं पेशकश देगा एक एनुअल पेमेंट के तौर पे। और उसको कौन सा राइट मिलेगा? तो ये मिलेगा निजामत या दीवानी राइट्स, दोनों मिलेगा इसको। निजामत क्या कर सकता है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। और दीवानी राइट्स के तहत वो क्या कर सकता है? रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, रेवेन्यू को अलग अलग जगहों पे यूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली। तो ये है पूरा का पूरा इसमें रूलर और एक जो इंडिपेंडेंट रूलर है उसके बीच में ये चीज होता है। और इसी के वजह से ये नजराना देने के बाद जो है ये साल भर तक जो है वो निजामत और दीवानी राइट्स मिलते जाता है। इसी को हम वर्चुअली इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, वर्चुअली इंडिपेंडेंट। यानी अब बार बार उसको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बंगाल में कुछ जो चीजें हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अब समझते हैं कि अगर बंगाल जिस टाइम राजा हुआ करता था उस टाइम कुछ अच्छे फीचर्स थे और कुछ जो थे वो नेगेटिव फीचर्स थे। नेगेटिव फीचर्स के वजह से ही जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश वो इस पे शासन कर पाए थे। और कुछ अच्छे रीजन भी थे जिसके वजह से जो है जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स वगैरह सब थे वो थोड़े से डिस्ट्रेस्ड हो रहे थे यहाँ पे। तो हम सबसे समझते हैं कि अच्छा फीचर्स क्या था। अच्छा फीचर्स जो था वो इसके समय में बहुत ही शांति तरीके से जो है वो चल रहा था। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भी ऑर्डरली तरीके से चल रहा था। यहाँ का जो ट्रेड और इंडस्ट्री था उसको भी प्रमोट किया जा रहा था ताकि अच्छे से ग्रोथ हो सके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना है कि जो जागीर लैंड था उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था खालसा लैंड में। तो जागीर लैंड को खालसा लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा था। खालसा लैंड से जो होता है वो किंग्स शेयर्स लैंड ही है, यानी राजा का जमीन जो है वो जागीर्स को कन्वर्ट किया जा रहा था खालसा लैंड में। और एक तरह का रिवेन्यू फार्मिंग सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था इसी के समय में। और इसके समय में एक सबसे अच्छा चीज़ क्या था कि जो भी पुअर फार्मर्स थे या जो पुअर कल्टीवेटर्स थे या डिस्ट्रेस्ड फार्मर जिसको हम कहते हैं, वो एक तरह का एग्रीकल्चर लोन भी प्रोवाइड किया जा रहा था। और इस एग्रीकल्चर लोन को हम तकवी कहते हैं। नाम याद रखना है, तकवी किससे रिलेटेड है? तो एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड है। कभी कभी सवाल पूछता है कि तकवी किससे रिलेटेड है? वो एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड है। और ये किसको दिया जाता है? तो पुअर कल्टीवेटर्स को दिया जाता है, डिस्ट्रेस्ड फार्मर को दिया जाता है। जब यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स को जब प्रमोट किया जा रहा था तो रोड सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता था। और रोड सेफ्टी में अलग अलग तरीके से क्या किया जाता था, थाना और चौकी जो है वो रेगुलरली जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा था जगह जगह चौक पे। साथ में जो नवाब थे वो सख्त खिलाफ थे किसके? फोर्टिफाई के। यानी जो कंपनी है अपना कंपनी खोल लिया है तो उसको फोर्टिफाई नहीं कर सकता, यानी किलाबंदी नहीं कर सकता है। इसके लिए सख्त मनाही था नवाब के द्वारा। और ये कहाँ पे? तो ज़्यादातर देखा जाता है कलकत्ता और नागर चांदर नगौर में जो है वो ये चीज़ें देखने को मिलता है। लेकिन ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी नवाब के साथ में था। और वो नेगेटिव चीज़ें क्या था? इसमें सबसे जो नेगेटिव चीज़ें आया वो है, जैसे एक राजा है, जैसे रूलर, और रूलर किसको दे दिया? जमींदार को, जमींदार। और एक है फार्मर। राजा क्या करेगा? जमींदार को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा कि पैसे कलेक्ट करना है, यानी टैक्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है। और ये जमींदार किससे लेगा? फार्मर से लेगा। जिसकी वजह से ये जमींदार मनमाना तरीके से क्या करता था? फार्मर से टैक्स
कलेक्ट करता था और इसको जो है वो राजा को कुछ जो अमाउंट है वही देता था, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है जमींदार द्वारा फार्मर्स का शोषण होता था। ये गलत चीज़ें थी इसमें। दूसरी, जो बंगाल का जो नवाब था वो शॉर्ट साइटेड था। शॉर्ट साइटेड का मतलब हो गया कि इसके पास लॉन्ग विजन नहीं था। ये ज़्यादातर चीज़ों को क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे। और नेग्लेक्ट करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या था, तो जो ब्रिटिश का जो आर्मी एक्सपेंशन था इसको नज़रअंदाज करता था, और जिसके वजह से जो है वो आगे चल के जो है इसको भुगतना पड़ा। तो ये शॉर्ट साइटेड थे, लॉन्ग विजन इनका नहीं था। साथ साथ में इसके अंदर यानी जो इसका डिपार्टमेंट था, जैसे एक काजी और मुफ्ती, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा जो है वो करप्शन जो है देखने को मिला है। और ये करप्शन को न ही तो चेक कर पाते थे और न ही इसको रोक पाते थे, यानी खुद ये बहुत ज़्यादा जो है वो नेग्लेक्ट करते थे इस चीज़ों को। साथ साथ में अगर हम देखें तो ये आउटसाइड वर्ल्ड से भी मतलब अलग थे, यानी उसके कांटेक्ट में नहीं थे, लैक ऑफ टच विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इस चीज में नेग्लेक्ट करता रहा कि स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना है, इस चीज को जो है वो नेग्लेक्ट करता रहा कि इसको देखना चाहिए कि भी स्ट्रॉन्ग आर्मी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो धीरे धीरे कब्जा करते जा रहा है। इस चीज़ को भी ये नेग्लेक्ट करते रहा। तो ये नेगेटिव फीचर्स होता है नवाब का। इसके अंदर में 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बैटल ऑफ प्लासी किसके अगेंस्ट में लड़ा, तो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में लड़ा। ये बैटल ऑफ प्लासी हम देखेंगे इसमें कि कैसे और कौन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये चीज़ें हैं जो नेगेटिव फीचर्स बताता है नवाब के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मुर्शिद कुली खां के बारे में हम देखेंगे। मुर्शिद कुली खां को प्रमोट किया जाता है किसके द्वारा, फारूक सियर द्वारा। कब किया गया, 1717 में इसको किया गया। मुर्शिद कुली खां एक सिटी का जो है वो फाउंडेशन करते हैं, जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद में ही इसको शिफ्ट कर देता है। तो जो कि पहले जो रेवेन्यू ऑफिस था वो कहाँ था, ढाका में था। ढाका ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। और इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद का पहले नाम था मकसूदाबाद, मकसूदाबाद। और बाद में इसी को मुर्शिदाबाद के नाम से हम जानते हैं। मुर्शिद कुली खान ने ही डिस्ट्रेस्ड फार्मर को क्या किया, एक एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड किया। जो भी पुअर कल्टीवेटर्स है उसको एक एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको हम तकवी कहते हैं, तकवी। तो एक तो पहला सवाल ये है कि एग्रीकल्चर लोन जो है वो क्या कहते हैं, तकवी। यदि तकवी किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड है। और दूसरा है कि ये तख्तवे किसके द्वारा चलाया गया था, तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा चलाया गया था। और इसी के द्वारा बहुत सारे जो मर्ज्ड जो लैंड थे उसको खालसा लैंड में जो है वो कन्वर्ट किया गया था, यानी कि मिलाया गया था। ये मुर्शिद खां के द्वारा जो है कुछ चीजें हैं। यहीं पे ये है फारूक सियर, और फारूक सियर ये है मुर्शिद कुली खां। तो फारूक सियर द्वारा जो है इसको प्रमोट किया गया मुर्शिद कुली खां को 1717 में, और यही इसका क्या बनाया, रूलर बनाया बंगाल का। इसके बाद आता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां किसको हराकर, तो सरफराज खान को हराकर अलीवर्दी खां जो है वो बंगाल की गद्दी पे बैठता है। कब बैठता है, तो 1740 में ये बंगाल की गद्दी पे बैठता है। और इस टाइम जो है वो वर्चुअली इंडिपेंडेंट हो गया था। वर्चुअली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, नजराना देगा या पेशकश देगा, और जिसके बदले में क्या मिलेगा इसको, तो निजामत मिलेगा। और क्या मिलेगा, तो दीवानी राइट्स मिलेगा, दीवानी राइट्स। निजामत क्या है, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर था, एडमिनिस्ट्रेशन। और दीवानी राइट्स क्या था, तो ये फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी पैसे भी कलेक्ट करेगा साथ में शासन भी करेगा। तो ये दो चीज़ों मिल जाता है किसके वजह से, तो नजराना और पेशकश के देने के वजह से, इसीलिए इसको वर्चुअली इंडिपेंडेंट कहा जाता है। और अलीवर्दी खां जो है मराठा चीफ के साथ में एक समझौता करता है रघुनाथ राव के द्वारा। कब करता है, 1751 में। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1756 में। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है इसी अलीवर्दी खां का जो एक यंगेस्ट डॉटर थी, यंगेस्ट डॉटर, इस इसकी पुत्र, इसका जो पुत्र था वो था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और अब यही राजा बनेगा। डिक्लेयर कर दिया कि इसकी मृत्यु के बाद कौन राजा बनेगा, तो जो इसकी बेटी थी, सबसे छोटी वाली जो बेटी थी, उसका जो बेटा था सिराजुद्दौला, अब इसको जो है वो गद्दी पे बैठाया जाएगा। तो अब पढ़ते हैं सिराजुद्दौला के बारे में, देखते हैं। सिराजुद्दौला जो है वो बता ही दिए कौन है, सिराजुद्दौला की बेटी, यंगेस्ट डॉटर की बेटा है कौन, सिराजुद्दौला। 1756 से 57 में रहा। इसके समय में जब भी ये गद्दी पे बैठा तो इसके साथ में तीन जो है इनेमी इसके साथ में रहा। एक है शौकत जंग। शौकत जंग कहाँ का है, तो गवर्नर है पूर्णिया का। गवर्नर कहाँ का है, पूर्णिया का है शौकत जंग। घसीटी बेगम इसी की आंट है, आंटी है घसीटी बेगम। और मीर जाफर अली खां जो है वो कमांडर चीफ है इसी आर्मी का। तो इसके साथ में तीन इनेमी से इसको लड़ना था, इसको सिराजुद्दौला को। एक शौकत जंग जो कि गवर्नर था पूर्णिया का, घसीटी बेगम इसी की आंटी थी, और मीर जाफर अली खां जो है इसका कमांडर था। लेकिन इसके समय में ब्रिटिश जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्टिफिकेशन कर रहा था, और ये अपने मनमाना तरीके से जो है वो दस्तक को इशू कर रहा था। साथ में जो कस्टम ड्यूटी है वो अपने मन से जो है वो अबॉलिस्ट कर दिया जा रहा था, जिसके वजह से जो है वो सिराजुद्दौला जो है इसको रोकने के लिए क्या काम किया कि फोर्ट विलियम पे ऑक्युपाई कर लिया, यानी इस पे हमला कर दिया ब्रिटिश पे, और फोर्ट विलियम को क्या कर लिया, 15 जून 1756 में ये अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद जो है सिराजुद्दौला जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से ये जीत जाता है, इसके खिलाफ में, अंग्रेजों के खिलाफ में। और इंग्लिश को जो है वो भागना पड़ता है, और भाग के कहाँ जाता है, तो ये जाता है फुल्ता आइलैंड पे। और ये फुल्ता आइलैंड कहाँ पे है, तो हुगली रिवर के पास में है। और हुगली रिवर के पास में है कौन, फुल्ता आइलैंड। अगर हम देखें तो 15 जून 1756 को तो फोर्ट विलियम पे कब्जा किया, और उसी टाइम में एक घटना हुआ था 20 और 21 जून को, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। इस ब्लैक हॉल ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि 146 जो है वो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स। और इसको एक छोटे से कमरे में 18x14 वाले कमरे में, साइज का जो कमरा था, इसमें इसको बंद कर दिया। लगभग 123 जो है वो डाइड कर गए, सिर्फ 23 ही इसमें ब्रिटिशर्स बच गए। ये कुछ इस तरह का घटना था, और इसमें सिर्फ हॉलवेल ही जो है वो ब्रिटिश जो है ना, यानी इंग्लैंड जो जा पाए, यानी कि भाग पाए। तो इसमें से कितने थे, 146 ब्रिटिशर्स। रूम का साइज जो था वो 18x14 था, इसमें 23 ही इसमें सरवाइव कर पाए, बाकी सब के सब जो है वो डेड कर हो गया। अगर बैटल ऑफ, इसके बाद आया था 23 जून 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी जिसको हम कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। अगर हम इसमें देखें कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी से पहले अगर हम देखें तो इसका कॉज क्या था, कारण क्या था बैटल ऑफ प्लासी का। तो बैटल ऑफ प्लासी का अगर हम कारण देखें तो सबसे पहला ये कारण था कि ये जो दस्तक था, दस्तक कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा था दस्तक।
दस्तक को क्या किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा था कंपनी सर्वेंट के द्वारा। और जो भी इंडियन गुड्स थे इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो हेवी ड्यूटी जो है वो लगाया जा रहा था। जब भी कलकत्ता में जब एंट्री होता था तो ब्रिटिश के द्वारा हेवी ड्यूटी जो है इस पे लगाया जाता था। और साथ में जो इंग्लिश है ये किसको सपोर्ट करते थे, तो राज बल्लभ और घसीटी बेगम। और यही घसीटी बेगम है जो कि इसकी आंट है। और ये दोनों इसका क्या है, दुश्मन है। किसका, सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला का। अब दुश्मनी ब्रिटिश से होगा सिराजुद्दौला का। और सबसे मेन रीजन जो बताया जाता है बैटल ऑफ प्लासी का वो है फोर्टिफिकेशन। यानी कि जो कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन कर रहा था उसी की वजह से जो है वो ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में होगा, तो बैटल ऑफ प्लासी जो होगा वो ब्रिटिश के बीच में और साथ में जो है वो सिराजुद्दौला के बीच में हो, सिराजुद्दौला के बीच में। अब इसमें होता क्या है बैटल ऑफ प्लासी में, तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 23 जून 1757 में हुआ था ये बैटल ऑफ प्लासी। एक था ब्रिटिश, दूसरा सिराजुद्दौला और तीसरा था मीर जाफर। मीर जाफर कौन था, इसी का कमांडर था, सिराजुद्दौला का कमांडर। जो ब्रिटिश पूरा आर्मी को लेके आया इसके बाद जो है ये ऑर्डर ही नहीं दिया, यानी ये सही ढंग से लड़ा ही नहीं। मीर जाफर, यानी मीर जाफर क्या था, सैनिक का कमांडर था। और सैनिक का कमांडर ही जब किससे मिल गया, ब्रिटिश से मिल गया। ब्रिटिश जो है इसको कहा था कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मतलब तुमको हम राजा बना देंगे। और इसी के वजह से जो है मीर जाफर किसका साथ दे दिया, ब्रिटिश का साथ दे दिया। और जिसके वजह से जो है वो सिराजुद्दौला को मार दिया गया। और सिराजुद्दौला का जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद कौन राजा बनता है, तो ये मीर जाफर को इसको बनाया जाता है। अब मीर जाफर जो है कहा जाता है कि इसको हम जैकाल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव भी कहा जाता है या पपेट रूलर भी कहते हैं, पपेट रूलर भी इसको कहते हैं। यानी मीर जाफर से जो है लगभग तक कहा जाता है कि 30 लाख करोड़ रुपया जो है वो लगभग तक मीर जाफर से जो है वो लिया था ब्रिटिशर से। तो रॉबर्ट क्लाइव का जयकाल किसको कहा जाता है, मीर जाफर को कहा जाता है। लेकिन एक घटना ये भी हुआ कि ब्रिटिशर्स को इसका एक पता चल गया कि ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो सीक्रेटली कोई ट्रीटी कर रहा है, जिसके वजह से इसको क्या कर देता है, हटा देता है। और हटाने के बाद जो होता है इसके सन इन लॉ को क्या करता है, गद्दी पे बैठा देता है। सन इन लॉ कौन है, तो मीर कासिम। 1760 में जो है इसको बैठा देता है मीर कासिम को। अब इसके बाद का राजा कौन बनेगा, तो मीर कासिम बनेगा। ये हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। और ये बैटल ऑफ प्लासी में बताई दी हैं चीजें। अब आते हैं यहाँ पे मीर कासिम। मीर कासिम जो है सबसे पहला अगर हम देखें तो इसका ढाका था, ढाका को ही अभी ढाका कहते हैं। और इससे जो है वो अपना कैपिटल कहाँ पे कन्वर्ट किया, तो मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। ये कौन, मुर्शिद कुली खां के द्वारा मुर्शिदाबाद कैपिटल ले गया। मीर कासिम जो है अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर में ले गया। यही मुंगेर में शिफ्ट कर दिया सबसे पहला जो है चीज है। उसके बाद जो है वो मीर कासिम जैसे ही गद्दी पे बैठा तो ये चित्तगोंग, बुर्दवान और मिदनापुर जो है वो ईस्ट इंडिया को सौंप दिया। लेकिन ये दस्तक को बहुत ही ज़्यादा मिसयूज कर रहा था। साथ में खुद से ही कस्टम ड्यूटी को जो है वो लोकल पीपल में, लोकल ट्रेड में जो है वो अबॉलिश कर दे रहा था, जिसकी वजह से जो है ये तंग आ गया।
और तंग आने की वजह से जो है मीर कासिम क्या कर दिया, इंग्लिश के खिलाफ जो है वो रिटेलिएट कर दिया। और रिटेलिएट करने के बाद जो है यहीं पे जो होता है वो बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। और बैटल ऑफ बक्सर में देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट लेता है, इसमें भाग लेता है। कि बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम मीर कासिम का दो दोस्त था। वो कौन था? तो एक था मुगल एम्परर का शाह आलम द्वितीय, और दूसरा था अवध का जो नवाब था जिसको शुजा-उद-दौला कहते हैं, वो शुजा-उद-दौला। तो दो इसके दोस्त थे। कौन कौन? मुगल एम्परर के शाह आलम द्वितीय और अवध के जो नवाब थे वो शुजा-उद-दौला और ये मीर कासिम। ये तीनों मिलकर किससे लड़ाई करें? ब्रिटिश से लड़ाई करें। और ब्रिटिश जो है वो जीत जाता है इसमें। और जैसे ही ब्रिटिश जीतता है तो मीर कासिम तो डेड हो गया, इसको बच गया कौन? मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय और इधर अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला। इसके साथ में इसका ट्रीटी होता है। तो पहला ट्रीटी होता है इलाहाबाद में। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके साथ में? तो शाह आलम द्वितीय के साथ में। कब? 12 अगस्त 1765 में। और सेकेंड जो ट्रीटी होता है शुजा-उद-दौला के साथ में, नवाब ऑफ अवध के साथ में। तो ये था 16 अगस्त 1765 में जो है वो सेकेंड ट्रीटी होता है। तो दो ट्रीटी हुआ बैटल ऑफ बक्सर के बाद। और इसके बाद जो है पूरी तरह से कंट्रोल किसका हो गया? तो ये इंग्लिश का कंट्रोल हो गया, क्योंकि तीन तरीके से तो हरा ही दिया। इधर अवध को हरा ही दिया अपने ट्रीटी के साथ में मिलाकर, इधर मुगल एम्परर था शाह आलम द्वितीय, इसको भी क्या कर दिया, अपने पास में मिला लिया। मीर कासिम इधर चला ही गया। इसके बाद जो है फिर से गद्दी पे इसको बैठा देता है, किसको? मीर जाफर को। मीर जाफर को। और यहाँ तक ये 1765 तक जो है ये राज करता है। इसके लास्ट जो एक रूलर बचता है वो है नजम-उद-दौला। नजम-उद-दौला कब से कब तक? तो 1765 से 66 तक रहता है। और यहाँ तक जो है वो इसी के समय में एक ड्यूअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, डबल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो लाया गया था। सबसे पहला पूछा जाता है सवाल कि ये ड्यूअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट किसके समय में आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में आया था, रॉबर्ट क्लाइव के समय में। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर जो था वो किसके समय ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ा था? तो हेक्टर मुनरो लड़ा था, हेक्टर मुनरो लड़ा था। और यहाँ पे जो है वो डबल गवर्नमेंट या ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में बताए थे कि जब भी कोई रूलर है वो क्या देगा? नजराना देगा, नजराना या पेशकश देगा। तो उसको क्या मिलेगा? दो राइट मिलेगा, एक तो निजामत और दूसरा मिलेगा दीवानी राइट्स। निजामत क्या था? तो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। और दीवानी राइट्स किसका था? तो ये था फिजिकल, यानी पैसा से रिलेटेड जो कुछ भी है वो दीवानी राइट्स। तो गवर्नमेंट जो है यानी कि जो ब्रिटिश था वो क्या अपने पास रख लिया? तो ब्रिटिश रख लिया दीवानी राइट्स, यानी पैसे से रिलेटेड जितना कुछ होगा वो सब के सब कौन करेगा? तो ब्रिटिश करेगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया? यानी कि निजामत करने का अधिकार किसको दे दिया? तो ये दे दिया नवाब को। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? नवाब होगा। कुछ भी होगा तो कौन जाएगा? नवाब जाएगा। तो निजामत करने का अधिकार दे दिया नवाब को, और दीवानी राइट्स उसको मिल गया। तो ये मिल गया ब्रिटिश को। और यहीं से ब्रिटिश का जो है वो शासन चालू हो जाता है। और यहीं पे 1773 में जो है वो एक रेगुलेशन एक्ट जो है वो लाता है। और इसी के बाद जो होता है वो ब्रिटिश का जो है पूरी तरह से जो है कब्जा हो जाता है ब्रिटिश के अंदर में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश का किस तरह से जो है उजागर हुआ था, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अवध के बारे में। आई होप कि इतना तक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी अगर डाउट रह जाता है या कोई भी चीज़ें अगर है, कोई सजेशन देना हो, तभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।